गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने इसके पहले जो पोएम देखी है फूल और कांटा, तो उसके जो व्याकरण है भाषा तरु बताया गया है, उसकी मैं आपको जानकारी बताना चाहती हूँ। वर्तनी की बात है जो भाषा तरु में है कि उचित स्थान पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द दोबारा आपको लिखने हैं। अब ये लिखते समय वर्तनी हिंदी वर्ण व्यवस्था वो ज़रूरी है कि हिंदी वर्ण व्यवस्था कैसी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से अनेक शब्द बनते हैं। वर्ण और वर्णमाला भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हिंदी वर्णमाला में, जैसे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है और कितने व्यंजन है, जैसे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा और आगत स्वर का है। आ है उस पर चंद्र है तो वो आगत स्वर माना गया है। तो ऐसे ही इतने स्वर बताए गए हैं। क, उसके बाद व्यंजन है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, च, ट, ठ, ड, ढ, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, ब, भ, म, ह, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें संयुक्त व्यंजन, जैसे क्षत्रिय का श है, त्र है, ज्ञ है ज्ञानदेव का, और श है श्री राम का। तो ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये दो स्वरों, ये वर्णों के दो शब्दों से, दो जो वर्ण है उनसे बने जाएंगे, इसलिए वो दो वर्णों का आधार लिया जाएगा तभी ये वर्ण उत्पन्न होंगे, उसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। वर्णों के भेद बताए गए हैं कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णों के दो भेद बताए गए हैं, स्वर तथा व्यंजन। ये हिंदी वर्णमाला के दो स्वर, दो भेद है, एक स्वर है और एक व्यंजन है। स्वरों, जैसे स्वर है, जिन वर्णों के उच्चारण, जैसे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख को वायु, जैसे हमारे मुंह से जो वायु हवा निकलती है रोके बिना किया जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। दूसरे रूप में, दूसरे शब्दों में स्वरों का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से भी होता है। अर्थात स्वरों को किसी अन्य की सहायता के बिना भी बोला जा सकता है या उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिंदी में उच्चारण के स्तर पर 10 स्वर है, लिखने के स्तर पर 11, उसमें रू आ रहा है। अंग्रेजी के आगत शब्दों को शुद्ध लिखने के लिए आपेश, जैसे चंद्र है, को भी ग्रहण कर लिया गया है, वो क्या है, आगत स्वर है। अब स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के दो भेद बताए गए हैं, एक ह्रस्व स्वर है और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व यानी जैसे कम, तो इसमें क्यों समय लग रहा है, क्योंकि वो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो रहा है और कम समय लगता है। 4 ह्रस्व स्वर है, अ, ई, उ और रू। ये वैसे ही दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 7। आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनका उच्चारण तथा बड़ा, ऊंचा और लंबा होता है दीर्घ स्वरों का। हिंदी वर्णमाला में जैसे अम और आहा दोनों को भी स्वरों के साथ लिखा जाता है, क्योंकि ये भी स्वर ही माने गए हैं, इसलिए उनको स्वरों के साथ। अब जैसे अम है को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहा जाता है। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम शब्दों में होता है। ये शब्द में जैसे अंत में, जैसे प्रातः, प्राय, संभवतः, अतः, तो आदि तरह से किया जाता है। अब अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है, अनुस्वार कैसे लगता है, तो अनुस्वार और अनुनासिक, जो चंद्र बिंदु है उसे अनुनासिक कहा जाता है और जो अनुस्वार है जो उसे बिंदु कहा जाता है। अब अनुस्वार और अनुनासिक उच्चारण स्थान के आधार पर अनुस्वार और अनुनासिक का भेद
हम अच्छी तरह से समझते हैं। दोनों के भेदों का वर्गीकरण बताया है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल कहाँ से निकलती है? नाक से, और उसके उच्चारण में अधिक बल लगता है। अनुनासिक के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे चंद्र बिंदु है, उस समय में वो अनुनासिक स्वर है, और हवा कहाँ से निकलती है? नाक और मुंह से और नाक से, दोनों से। उसे अनुनासिक को चंद्र बिंदु रहता है और उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इनका प्रयोग शब्द का अर्थ बदल देता है। उदाहरण बताए गए यहाँ पे कि ये उदाहरणों के माध्यम से जैसे दोनों तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे यूज़ हो रहा है और कैसे वर्ड्स बदल रहे हैं। क्रिया बताइए, एक हंसना और एक क्या है? जैसे पक्षी का हंस यानी पक्षी का नाम। जैसे यहाँ पे और फिर से है वेदांत और वेदांत, तो दोनों का बिना दांत वाला और वेदांत जैसे वेद से संबंधित पुस्तकें। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जैसे उच्चारण करते समय दोनों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे व्यंजनों का उच्चारण में हवा मुंह के किसी न किसी भाग में घर्षण हो सकती है, और व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण करना संभव नहीं है। व्यंजनों के साथ स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी वो व्यंजन पूर्ण होता है, तभी उसका उच्चारण होता है। केवल स्वरों की सहायता के बिना वो नहीं बोला जाता। अब मात्राएं देखी गई है। स्वरों की लिखने के रूप में कितनी है? जैसे मूल रूप है अ आ ई, ये मात्राएं हैं, और लिखने के साथ साथ इनके स्थान पर इनकी मात्राएं लगी गई है विविध स्वरों की निश्चित प्रकार से। जैसे अ है, यहाँ पे है, अ के साथ क बताया गया है। अब जैसे क के साथ आ की मात्रा लगेगी तो ही का हो जाएगा, क के साथ अ लगेगा तो ही पूरा क बन जाएगा। छोटी वाली ई है, उसके बाद की लगेगी तो वो ई पूरी हो जाएगी। तो यही है कि स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल ज़रूरी है। व्यंजन स्वरों के साथ नहीं आएंगे तो शब्द नहीं बन सकेंगे। इसलिए स्वर क्या है, वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, पर व्यंजनों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण बताया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधारों पर बताया गया है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन, इनका उच्चारण कंठ तालु से होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे कहाँ पे स्पर्श होता है और स्पर्श के माध्यम से कैसे स्पर्श व्यंजन बनते हैं ये भी बताया है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसे प वर्ग में कौन कौन से हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कंठम, कंठ से निकलने वाले, तालु से निकलने वाले, बुद्धा से निकलने वाले, दांत से निकलने वाले, ओष्ठ से निकलने वाले। अब ये क्या है कि ये जैसे वर्गीकरण बताया गया है। क वर्ग में, च वर्ग में ट, त और प। और नासिक के व्यंजन भी उसे कहते हैं। नासिक के व्यंजन में जो 5 व्यंजन बताए गए हैं। अब अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ को, तालु और दांत दोनों को और ओठ के निकट आने से होता है। जैसे य, र, ल, व। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन उच्चारण में वायु घर्षण करती है और बाहर निकलती है। घर्षण होता है, मुंह में ही घर्षण होता है, फिर बाहर निकलती है, तो उसे कहा जा, वो कौन से ऊष्म व्यंजन? तो वो है श, श, स, ह। अब स्वर तंत्रिके और कंपन के आधार पर भी स्वर है, पर आपको अभी जैसे वर्तनी की बात बताई गई है, वहाँ पे चंद्र बिंदु और जैसे कौन से चंद्र बिंदु की बात बताई थी मैंने आपको, और अनुस्वार और अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक, और जैसे बिंदु है तो वो अनुस्वार। तो उसको आपको ध्यान से करना है कि जो आपको पोयम जो फूल और कांटा है उसमें बताया गया है कि उसके हिसाब से ही मैंने आपको ये समझा के दिया है।